नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु पाराशर और आप देख रहे हैं हिमांशु कोचिंग क्लासेस। इस वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं क्लियर कर देता हूं और जो बातें मैं बोलूँगा यदि जिसको क्लियर हो वही इस वीडियो को देखना प्लीज़, है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें क्लियर होंगी। आपको सामने दिख रहा होगा मैं आज क्या बताने वाला हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ फंक्शन ऑफ बैंक्स, मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कि बैंक किस तरीके से काम करता है, इस पर हम बात करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बैंक की मीनिंग, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन बताया था। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट कॉलम में दे रहा हूँ। अब किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास 11th कॉमर्स में यदि आप हो, 12th में हो कॉमर्स में, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है 12th के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो कहीं कोई भी स्कूल से हो, कोई भी स्टेट से बिलोंग करता हो। और बीकॉम सेकेंड ईयर में बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एक सब्जेक्ट होता है, कुछ जगह वो बीकॉम थर्ड ईयर में होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, ये बात तय है, क्योंकि फंक्शंस ऑफ बैंक्स बताना है आपको और मैंने काफ़ी लिखा हुआ है, ये 2 पेज हैं तो समझाना है। तो जो इंटरेस्टेड हो वही देखे वीडियो। एक बात और बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को आपको सुनना ज़्यादा है, मतलब मैं जो बोलूँगा उसको सुनना ज़्यादा है, ठीक है। और इसका कोई भी पीडीएफ नहीं मिलेगा, तो आपको वीडियो से देख के ही सब कुछ नोट डाउन करना है, नोट्स बनाने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बैंक, असेट और लाइबिलिटी। असेट और लाइबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट था मैं पिछली वाली वीडियो में समझा दिया था मैंने, अब मैं नहीं समझाऊंगा, तो आप पिछली वाली वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि काफ़ी हमारे पास है पढ़ने को, तो हमको काफ़ी टाइम हो जाएगा फिर, है ना, वीडियो बड़ा हो जाएगा। असेट में अगर मैं बात करूं तो लोन, देखो एक बात बता दूं कि असेट जो होती है ना, अब बता ही देता हूं असेट क्या होती है। असेट जो हमारी जेब में पैसा डालती है ना। तो लोन और एडवांसेस से, क्या बोला मैंने, लोन और एडवांसेस से बैंक प्रॉफिट कमाता है। अब लोन क्या होता है, लोन तो आप जानते होगे, पर एडवांसेस नहीं जानते होगे। तो एडवांसेस भी अभी आप इतना समझिए कि एडवांसेस का मतलब भी लोन होता है, अभी इतना समझ लीजिए बस। वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो समझ और भी अच्छे से क्लैरिटी होती जाएगी। कैश क्रेडिट के बारे में आपको नहीं पता होगा, ओवरड्राफ्ट के बारे में कुछ लोगों को पता होगा, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स के बारे में कुछ लोगों को पता होगा, ठीक है ना। लाइबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बैंक की लाइबिलिटी क्या होती है, मतलब बैंक की जेब से पैसा जाना। लाइबिलिटी मतलब जेब से पैसा जाना, है ना। तो डिपॉजिट्स, तो जो हम डिपॉजिट करते हैं ना बैंक में, वो बैंक के लिए लाइबिलिटी है। अब आप पूछेंगे कि लाइबिलिटी क्यों है, ये क्वेश्चन उठ रहा होगा। लाइबिलिटी इसलिए है क्योंकि हम अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं और बैंक लाइबल होता है कि जब हम उससे पैसा मांगेंगे तो वो उसको पैसा देना पड़ेगा। क्लियर ना। तो इसलिए उसके लिए डिपॉजिट्स लाइबिलिटी है, ठीक है। मैंने काफी अच्छे से समझाया है इस चीज को, पूरा डायग्राम बताया। देखो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये डायग्राम का स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। अब डिपॉजिट में 2 तरीके के अकाउंट आते हैं, है ना। एक होता है डिमांड डिपॉजिट, एक होता है टाइम डिपॉजिट। एक बात बता दूं मैं, आपने जितने लोगों से स्कूल में पढ़ा होगा, कॉलेज में पढ़ा होगा, पर ये जो यूट्यूब वाली जो वीडियो होगी ना फंक्शन ऑफ बैंक्स की, ये आज तक आपने किसी और यूट्यूब चैनल पर नहीं देखी होगी, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को इंक्लूड किया है और बैंक जो काम कर रहा है रियल में उसी को उठा के इसमें लिखा है ना। तो मैंने करंट की सिचुएशन लिखी है पूरी, बुक का पूरा उठा के नहीं लिखा है, करंट की जो सिचुएशन है वो लिखी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वीडियो बड़ा होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि इस वीडियो को सुनना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं क्या बोल रहा हूं उसको सुनना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो डिपॉजिट 2 तरीके के होते हैं। हम कभी भी जब बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो वहां पर हमको वो 2 ऑप्शन देते हैं कि आप डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आप डिमांड डिपॉजिट करेंगे या टाइम डिपॉजिट करेंगे। इस तरीके से तो नहीं बोलते, पर आप यदि प्राइवेट बैंक में जाएंगे ना तो वहां पे जरूर बोलते हैं कि आप डिमांड डिपॉजिट करेंगे या टाइम डिपॉजिट करेंगे। फिर वो आपको और अच्छे से समझाते हैं कैसे। कि डिमांड डिपॉजिट जो होता है ना, उसमें 2 तरीके के अकाउंट होते हैं। डिमांड मतलब जब मैं पैसा मांगूंगा पैसा देना पड़ेगा, डिमांड मतलब वो डिपॉजिट होता है, ठीक है ना। डिमांड डिपॉजिट मैं एक तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। तो डिमांड डिपॉजिट में 2 तरीके के अकाउंट आते हैं। एक आता है करेंट अकाउंट, सीए जिसे मैंने लिखा है, एक आता है सेविंग अकाउंट। ये जो डायग्राम है ना, ये आपको आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में भी बनाना है। ये काफी ज्यादा, ये जो सिर्फ डायग्राम है ये पूरा डिफाइन कर देगा आपकी सोच को, आपकी समझ को, कि आपको बैंक के फंक्शंस के बारे में, बैंक किस तरीके से काम करता है। और टीचर को भी समझ में आ जाएगी ये बात कि ये जो स्टूडेंट है वो कितना जानता है ना।
ऐसे ही होता है टाइम डिपॉजिट। ये सब पे आगे जाके हम इसको एलोबरेट करेंगे, इसको हम डिफाइन करेंगे अच्छे से, ठीक है ना। टाइम डिपॉजिट क्या होता है, दो तरीके का अकाउंट आते हैं टाइम डिपॉजिट में। एक होता है एफडी जिसे हम फिक्स डिपॉजिट कहते हैं, और एक होता है आरडी जिसे हम रिकरिंग डिपॉजिट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी बातें मैं समझाऊंगा। चलिए अब फंक्शंस पे चलते हैं और फंक्शंस को समझते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट था, डायग्राम को समझना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। चलिए सारी चीजें सब पढ़ेंगे, कैश, क्रेडिट, ओवर ड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, है ना, ये सारी चीजें देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा जूम और ले रहा हूं जिससे कि और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। फाइन। एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट। एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट का मतलब ये होता है कि उसने एक्सेप्ट कर लिया, बैंक ने एक्सेप्ट कर लिया आपके पैसे को, ठीक है, डिपॉजिट को। तो एक कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल। कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, पैसा लेता है किससे, लोगों से, हम जैसे लोगों से। क्लियर है ये वाली बात, ठीक है, ये वाली बात क्लियर है ना। अब कमर्शियल बैंक लग रहा होगा यार ये कमर्शियल बैंक तो पहली बार देख रहे हैं टर्म, समझ में नहीं आ रहा कमर्शियल बैंक क्या होता है। तो कमर्शियल बैंक के मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूं अभी हाल फिलहाल में, वो समझ लीजिए, और फिर आने वाली वीडियो में हम कमर्शियल बैंक देखेंगे। तो वीडियो को यदि, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि और भी लेक्चर्स आएंगे। तो कमर्शियल बैंक अभी मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझा देता हूँ, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, आपका एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, जितने भी बैंक हैं हाल फिलहाल में, मतलब आपकी नज़रों के सामने जो बड़े बड़े हैं, जिनके नाम काफ़ी ज़्यादा आपने फेमस सुने हुए हैं, वो सब कमर्शियल बैंक हैं। अब आप बोलो कि कोई कोऑपरेटिव बैंक या कमर्शियल बैंक है, तो मैं बोलूँगा नहीं, कोऑपरेटिव बैंक कमर्शियल बैंक के अंदर की कैटेगरी में नहीं आता, वो अलग चीज़ हो जाती है, ठीक है ना, वो मैं सारी चीज़ें समझाऊंगा। पर अभी हाल फिलहाल में इतना समझ लो कि एसबीआई इज अ कमर्शियल बैंक, है ना, और बाकी कुछ जो प्राइवेट बैंक हैं बड़े बड़े, वो कमर्शियल बैंक हैं। फिर आगे जाके क्लियर करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले आते हैं हम पहली चीज पर, फिक्स डिपॉजिट पर। अभी ये एफडी मैंने लिखा था ना, कहां लिखा था मैं आपको बताता हूं। ये देखो, ये टाइम डिपॉजिट में एफडी लिखा था ना, एफडी आरडी, तो मैं वही आपको समझाने वाला हूं सारी चीजें। देखना सारा चीजें डिफाइन करेंगे इस डायग्राम में जितनी भी चीजें थी। तो अब याद रखना, सिर्फ जो लिखा है उस पर फोकस मत करना, मैं जो बोलूंगा उसको बहुत ध्यान से सुनना। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं किसी वीडियो में नहीं बोलता कि मेरी बात को पूरा पूरा सुनो, पर मैं इस वीडियो में बोल रहा हूं मेरी इस बात को पूरा पूरा सुनना, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट की यदि हम बात करें तो इन दिस अकाउंट मनी इज डिपॉजिट, मनी को डिपॉजिट किया जाता है, ठीक है ना, एफडी कराते हैं जब हम, फॉर अ फिक्स पीरियड, एक निश्चित समय के लिए इसमें क्या होता है, पैसा डाला जाता है ना। आप 10,000 रुपये डाल सकते हैं, इसमें आप फिर निकाल नहीं सकते, मतलब एक लिमिट के बाद आप निकाल सकते हैं, पर यदि आप चाहो तो दे भी सकता है पैसा, पर वो इंटरेस्ट काटेगा। पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं। इन दिस अकाउंट मनी इज डिपॉजिट फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, एक निश्चित टाइम के लिए हम डिपॉजिट करते हैं, एंड कैन नॉट बी विदड्रॉ, और विदड्रॉ नहीं कर सकते हम बिफोर द एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड। मतलब एक जो, मान के चलिए मैंने फॉर एग्जांपल 3 साल के लिए मैंने 1 लाख की एफडी कराई, ठीक है ना, और मैं जब निकाल सकता हूं पैसा तो 3 साल के बाद ही निकाल सकता हूं। ये आपने बुक्स में पढ़ा होगा, पर मैं आपको एक चीज इंक्लूड करके बता रहा हूं, वो क्या है सुन लो, ठीक है। मैंने 1 लाख की एफडी कराई, ठीक है, 3 साल के लिए, पर मुझे 2 साल बाद ही जरूरत पड़ गई, तो बैंक के पास में जाऊंगा, बैंक से मैं बोलूंगा, हे बैंक, मैंने जो 1 लाख रुपए की एफडी कराई थी वो मुझे आप वापस कर दो। तो बैंक मेरे को बोलेगा नहीं नहीं, हम आपको वापस नहीं कर सकते, क्योंकि आपने तो 3 साल की कराई थी। पर मैं जब इंसिस्ट करूंगा, मतलब थोड़ा सा बोलूंगा कि अरे मेरे को बहुत ज्यादा जरूरत है, ऐसा है वैसा है, दुनियादारी की बातें बताऊंगा, तब वो कह देंगे ओके फाइन। पर आपको जो 6, 7, 8% जितना भी बैंक डिसाइड करता है इंटरेस्ट कितना देना है, ये बैंक डिसाइड करता है, ये आरबीआई डिसाइड नहीं करता कि इंटरेस्ट कितना देना है। हाँ, आरबीआई ये डिसाइड कर देता है कि भैया आपको 5% से कम नहीं देना ना, आप ज्यादा आप जितना चाहो दे सकते हो, 5 से लेकर 8% के बीच आपको देना है। तो फिर बैंक अपने अपने हिसाब से कर लेते हैं, है ना। तो आरबीआई एक लिमिट बना देता है, बस आरबीआई लिमिट बना देता है, बाकी तो इंटरेस्ट का जो काम है वो बैंक डिसाइड करता है, बैंक टू बैंक वेरी करता है। बैंक टू बैंक वेरी मतलब मान के चलो एसबीआई में 5% पे एफडी करा रहे हैं, मान के चलो बैंक ऑफ बड़ौदा में 6% मिल रहे हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसा देखने को आपको मिल सकता है। क्लियर है ना, है ना। तो मैं क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि मैंने 3 साल के लिए एफडी कराई और बैंक मेरे को बोल रहा कि नहीं नहीं हम नहीं देंगे आपको पैसा। तो पर हमने बोला सुनिए आप हमारी बात को, कि आप ना हमको पैसा दे दीजिए, हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो बोलेगा कि हाँ ठीक है आप पैसा ले लो, पर आपको वो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा जो आपको मिलता 3 साल बाद, है ना।
क्योंकि वो इंटरेस्ट यदि वो दे देगा तो वो तो एक तरीके से लॉस में होगा ना बैंक, है ना, अगर वो दे देगा तो। फॉर एग्जाम्पल क्योंकि 3 साल का पीरियड था, 3 साल की एफडी थी, अब 2 साल में ही आप तो उसको तोड़वा रहे हो तो वो पूरा इंटरेस्ट तो नहीं देगा, तो वो कुछ काट लेगा, है ना, कुछ आपके सर्विस टैक्स और ये सब, इन सब में टैक्सेस मैक्सेस लगा के आपको आपका पैसा मिल जाएगा। क्लियर है ये वाली बात, है ना, ये वाली बात क्लियर है कि क्या बोला मैंने, तो वो पूरा इंटरेस्ट नहीं देगा, कुछ पैसा काट लेगा, कुछ पैसा काट लेगा, शायद वो इसका पैसा भी काट ले। मैं बोल रहा हूँ ना, बैंक टू बैंक वेरी करता है कि आपने जल्दी निकाल लिया, लिमिट मतलब टाइम से पहले पैसा निकाल लिया, इसलिए आपका पैसा शायद वो काट ले थोड़ा सा, तो ये बैंक में डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी, पर बुक के हिसाब से यदि हम पढ़ते तो बुक के में क्या लिखा है, बुक में ऐसा लिखा है कि भैया आप पैसा नहीं निकाल सकते, लिखा है ना ऐसा बुक में, हाँ ठीक है, पर मैंने आपको रियलिटी बता दी, तो मैं रियलिटी से आपको कनेक्ट करके बताऊंगा पूरा, ठीक है। करंट डिपॉजिट के बारे में बात करते हैं। करंट डिपॉजिट क्या होता है, देखिए करंट डिपॉजिट जो बेसिकली लोग बाग खुलवाते हैं वो बिजनेस वाले लोग खुलवाते हैं, जिनका कोई ना कोई बिजनेस होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, करंट डिपॉजिट कैन बी विदड्रॉ एनी टाइम। देखो जब आप कोई बिजनेस करोगे तो आपको एनी टाइम पैसे की जरूरत पड़ सकती है ना, तो करंट डिपॉजिट में ये फैसिलिटी रहती है कि इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात ये कि करंट डिपॉजिट में आप कभी भी पैसा निकलवा सकते हो और कभी भी डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक है, एनी टाइम बाय एनी अमाउंट, कितना भी अमाउंट निकाल सकते हो, जितना अकाउंट में होगा उतना निकाल पाओगे, है ना। जनरली नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन करंट डिपॉजिट, कोई भी इंटरेस्ट पेड नहीं होता करंट डिपॉजिट के अंदर। पर यह बात 100% ऐसी नहीं है कि करंट डिपॉजिट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, कुछ कुछ बैंक जो प्राइवेट बैंक हैं शायद वो देते हो इंटरेस्ट, तो ये बैंक टू बैंक, मैंने क्या बोला, इंटरेस्ट वाला जो पार्ट है ना, इंटरेस्ट देने का काम, चाहे वो फिर लोन पे हो, फिर चाहे हमने कोई एफडी कराई हो, आरडी कराई हो, उस पे हो, इंटरेस्ट वाला जो काम है वो बैंक का है, बैंक डिसाइड करता है भैया हमको कितना इंटरेस्ट देना है लोगों को, ठीक है ना। क्लियर है ये वाली बात। तो मैंने क्या क्या बताया आपको, यहाँ पे ये वाली बात नहीं लिखी बुक में, ये वाली बात नहीं लिखी कि करंट डिपॉजिट कौन खुलवाता है, तो करंट डिपॉजिट कौन खुलवाता है, बेसिकली बिजनेसमैन, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता, है ना। अब मान के चलिए एक सैलरी वाला पर्सन, सैलरी जिसकी आती है लगातार, वो क्यों निकलवाएगा, क्यों खुलवाएगा वो करंट अकाउंट, है ना, नहीं खुलवाएगा ना, क्यों नहीं खुलवाएगा, क्योंकि वो तो चाहेगा ना यार मैं सेविंग अकाउंट खुलवाऊं या आरडी खुलवाऊं, है ना, इस टाइप के अकाउंट, तो करंट डिपॉजिट नहीं करवाएगा। तो मैंने आपको कितनी बातें बताई, करंट अकाउंट, यहाँ पे आप करंट डिपॉजिट लिखा है, आप करंट अकाउंट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, ओके। तो मैंने क्या बताया आपको, मैंने पहली बात आपको ये बताई कि करंट अकाउंट को बिजनेसमैन खुलवाते हैं, दूसरी बात मैंने आपको बताई कि इसमें इंटरेस्ट पेड नहीं होता और इसमें कभी भी कैसे भी आप पैसा निकाल सकते हैं। चलिए अब हम समझते हैं सेविंग बैंक डिपॉजिट, जो कि हर घर में होगा, सेविंग बैंक अकाउंट किसी ना किसी का होगा, क्योंकि यही सबसे ज्यादा खुलता था पहले, आजकल तो सभी खुलने लगे हैं, कई तरह के अकाउंट आ गए हैं। चलिए सेविंग बैंक डिपॉजिट पढ़ते हैं हम। सेविंग बैंक डिपॉजिट बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यदि आप चाहें तो मेरा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ यदि आपको लगता है कि यूट्यूब पे कोई हमको अच्छा सा पढ़ा रहा है, फ्री पढ़ा रहा है, तो आप चाहें तो कुछ फ़ी भी पे कर सकते हैं, ये आपकी विश है। और वो जो नंबर है मैंने डिस्क्रिप्शन के एकदम लास्ट में लिख दिए हैं, फ़ोनपे, गूगल पे और पेटीएम नंबर, तो आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। चलिए सेविंग बैंक डिपॉजिट के बारे में बताता हूँ। तो ये सेविंग बैंक अकाउंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है सेविंग कराना। अब बता देता हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा, पहले पढ़ते हैं, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेविंग डिपॉजिट इज टू अनकरेज सेविंग्स अमंग द पर्सन, लोगों के बीच में सेविंग्स को बढ़ावा देना, इसलिए सेविंग अकाउंट लाया गया, इसलिए सेविंग अकाउंट का कॉन्सेप्ट लाया गया, ठीक है। अब क्या होता है सेविंग बैंक अकाउंट में, आज की कंडीशन में आपको बता देता हूं। पहली बात, आज की कंडीशन में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आरबीआई कहता है कि 2.7% इंटरेस्ट, एक बार फिर से 2.7% इंटरेस्ट आपको देना ही देना पड़ेगा सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर को। जिसने भी सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाया है उसको 2.7% आपको सेविंग 2.7% आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा सेविंग अकाउंट पर। अब आप चाहो तो इससे ज़्यादा दे सकते हो, ठीक है ना, मतलब आपको मिनिमम 2.7% तो देना पड़ेगा सेविंग बैंक डिपॉजिट पर। क्लियर है ये वाली बात,
ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, इसको कोई भी खुलवा सकता है, चाहे वो सैलरी वाला हो, पर इसको मोस्टली बिजनेसमैन नहीं खुलवाते। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ लिमिट होती हैं। इसमें लिमिट होती हैं पैसा निकालने की, इसमें लिमिट होती हैं 4 से 6 लिमिट होती हैं। बैंक टू बैंक वेरी करता है, किसी बैंक में 4 हैं, किसी में 6 हैं, है ना। और आप यदि एक बात और बता दूं, यदि आपका सेविंग बैंक अकाउंट है और आपके बैंक ने बोल रखा है कि आप 6 बार से ज़्यादा पैसे नहीं निकाल सकते सेविंग बैंक अकाउंट से, और आप 7वीं बार निकाल लेते हैं या 8वीं बार, 9वीं बार, 10वीं बार निकाल लेते हैं, तो आपका डेफिनेटली पैसा कुछ कटता है ना, क्योंकि ज़्यादा निकालने पे, है ना। चलिए, तो ये था सेविंग बैंक डिपॉजिट, मैंने आपको समझा दिया। अब हम चलते हैं रिकरिंग अकाउंट पर कि रिकरिंग अकाउंट क्या होता है। ये देखो मैंने काफी बड़ा लिखा है, तो इसको एक बार पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। दिस अकाउंट इज ओपन फॉर अ फिक्स पीरियड, है ना। ये अकाउंट ओपन होता है एक फिक्स पीरियड के लिए। जैसे एफडी होता है वैसे ही आरडी होता है, पर आरडी में कुछ डिफरेंस होता है, वो समझ लेते हैं, ठीक है। सेज 3, 5 और 7 ईयर, ये 3 साल का, 5 साल का, 7 साल का होता है, और कुछ जगह पर ये 1 साल का भी होता है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। ए फिक्स्ड अमाउंट इज डिपॉजिट पर मंथ इन दिस अकाउंट, है ना। इसमें हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट किया जाता है। अभी एग्जांपल से खत्म होने पर समझाऊंगा, ठीक है ना। एंड द होल अकाउंट इज रिफंडेड बाय द बैंक एट द एंड ऑफ फिक्स्ड पीरियड टुगेदर विद द इंटरेस्ट। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको रिकरिंग डिपॉजिट, रिकरिंग अकाउंट, आरडी अकाउंट समझा देता हूं, ठीक है ना। इसको रिकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं, आरडी अकाउंट बोलते हैं बैंक में, ठीक है, आज की कंडीशन में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये एक तरीके से एफडी जैसा होता है। एफडी जैसा होता है मतलब इसमें एक लिमिट रहती है, ये रहता है कि आपको भैया 1 साल के लिए खुलवाना है, 3 साल के लिए खुलवाना है, 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, इस टाइप से वहाँ पे पूछते हैं आपसे, ठीक है। ये पहली चीज़ पूछते हैं। फिर आपसे वहाँ पर पूछते हैं, अच्छा आप आरडी अकाउंट खुलवाना चाहते हो, अच्छा ये बताओ कितना डिपॉजिट करोगे। और आरडी अकाउंट की एक फैसिलिटी और बताते हैं वो आपको कि आरडी अकाउंट में आपको इकट्ठा पैसा जमा नहीं करना। मान के चलिए अब जैसे मैं हूं, आज अभी मेरे पास तो इकट्ठा पैसा है नहीं, तो मैं अभी एफडी तो नहीं करा सकता, पर मैं आरडी तो कर सकता हूं ना, क्योंकि थोड़ा बहुत पैसा तो हर महीने हमारे पास रहता ही रहता है। तो आरडी कोई भी कर सकता है ना, आरडी कोई भी कर सकता है। रिकरिंग अकाउंट जो होता है इसमें कोई भी डिपॉजिट कर सकता है। तो जब हम बैंक में जाएंगे, अब एग्जाम्पल शुरू, जब हम बैंक में जाएंगे, बैंक पूछेगा बताओ क्या चाहिए भैया आपको, तो हम बोलेंगे उससे, देखो हमको क्या करना है, हमको एक आरडी अकाउंट खुलवाना है, ठीक है, आरडी अकाउंट खुलवा लो आप। आपको पहले बताओ कितने साल का खुलवाना है आपको, तो मैं बोलूंगा 3 साल का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 साल का ही बोल सकते हो आप, यदि उसमें वो बैंक फैसिलिटी दे रहा है 1 साल की, तो है ना, तो भी डिपेंड करेगा, नहीं तो हम नहीं ना, हम तो 1 ही साल का खोलेंगे, ऐसा नहीं बोल सकते, है ना। तो 3 साल का खुलवाना है। फिर वो पूछेगा आप कितना पेमेंट करोगे हर महीने, तो हम बोलेंगे कि हम 10,000 पेमेंट करेंगे, 10,000 रुपये। तो 10,000 फिर आपकी लिमिट बन गई कि आपको हर महीने 10,000 देने हैं, है ना। और आप चाहें तो 20,000 भी दे सकते हैं, आप चाहें तो 30,000 भी दे सकते हैं, आप चाहें तो 40, 50, 60, 70, 80, 90, 1 लाख भी दे सकते हैं, ज़्यादा भी दे सकते हैं। पर आप ऐसा जमा नहीं कर सकते कि आपने 12,750 रुपये जमा कर दिए, नहीं, ऐसा नहीं जमा होगा, है ना, ऐसा जमा नहीं होता। इसके मल्टीपल में जमा कर सकते हैं, आप चाहें तो एक फिक्स्ड अमाउंट भी जमा कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी थी कि यदि आप मान के चलिए 10,000 आपके जमा हैं, हर महीने 10,000 रुपये आपके बैंक खाते से कट जाते हैं आरडी अकाउंट में, ठीक है। पर आप चाहें तो किसी दिन जाकर 20,000 रुपये भी जमा कर सकते हैं अकाउंट में, है ना। पर आप 12,000, 13,000 नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन चलता है, जैसे 10 करे तो 10, 20, 30, 40, 50, 5 करे तो 5, 10, 15, 20, इस तरीके से चलता है इसमें, ठीक है ना। इसमें आपको इंटरेस्ट भी मिलता है और एक फिक्स टाइम के बाद आपको पूरा पैसा मिल जाता है इंटरेस्ट के साथ। अब आपके मन में आ रहा होगा कि क्या रिकरिंग डिपॉजिट में हम बीच में से पैसा निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप निकाल सकते हो बीच में से पैसा, पर इसमें बैंक की कुछ लिमिटें रहती हैं, बैंक की कुछ लिमिट रहती हैं और कुछ चार्जेस भी रहते हैं बीच में से पैसा निकालने पर, ठीक है ना। पर कुछ लिमिट्स रहती हैं, मतलब कुछ बार तो आप निकाल सकते हो, कुछ कंसेशन देते हैं वो कि मान के चलो 2 या 3 बार आप निकाल सकते हो, है ना। तो फिर उसके बाद यदि चौथी 5वीं बार निकालोगे फिर तो पैसा कटेगा ही। समझ में आ रहा है ना। अब आपको ये लग रहा होगा यार ये सेविंग बैंक अकाउंट ही तो खुलवा लो, रिकरिंग की जरूरत क्या है। पर बात ये है ना, सेविंग बैंक अकाउंट में आप चाहे 100 रुपये रखो, चाहे 200 रखो, चाहे 300 रखो, तो वो तो उसी हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। पर रिकरिंग डिपॉजिट में आप जब हर महीने 10-10 हज़ार रुपये जमा करोगे तो एक तो आपका पैसा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और फिर उसमें इंटरेस्ट भी बढ़ता जा रहा है। समझ रहे हो ना। इसलिए ये चारों अकाउंट अलग अलग हैं और ये चारों ही
अकाउंट इंपॉर्टेंट हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में, और आज भी यही चारों अकाउंट खोले जाते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में। देखो अब एक बात मैं आपको बता दूं, ये था एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट, ये मैंने आपको कुछ फंक्शंस बताए थे, ठीक है ना। 20 मिनट की हमारी वीडियो हो गई है ना। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा एडवांसेस, ठीक है ना, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज है, और ये वाले कुछ फंक्शंस, ठीक है ना, ये मिसलिनियस फंक्शंस, क्योंकि ये रह गए हैं इसलिए ये इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो चलिए, तो पहले तो मैं ये सोच रहा था कि मैं किसी दूसरी वीडियो में बता दूंगा, पर फिर मैंने सोचा कि इसी वीडियो को कंक्लूड कर देते हैं, थोड़ी बड़ी बन जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सब देख लेंगे, ठीक है ना, और देख लेना प्लीज़, है ना, क्योंकि ये इसमें आपका फ़ायदा है ना, आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा, और आप जितना मैंने लिखा है उतना आप लिखते हो तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे, इसकी गारंटी भी मैं ले रहा हूँ, ठीक है। टू एडवांस लोन, है ना, एडवांस लोन्स, अभी सारी चीज़ समझाऊंगा, पहले पढ़ते हैं। मेकिंग लोन्स एंड एडवांसेस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द बैंक। जी हाँ, यदि आप बैंक में जाओगे ना तो सुबह से ही लोन के बारे में बात होने लगती है कि आज उसको लोन देना है, आज इसको देना है, आज वो लोन लेने आएगा, आज ये लोन लेने आएगा, क्योंकि पता है बैंक का मेन प्रॉफिट लोन से ही निकलता है। डिपॉजिट से बैंक को, डिपॉजिट जैसे हम डिपॉजिट करते हैं तो उस पैसे को बैंक घुमाता है, वो पैसा हमारा किसी और को दे देता है लोन पर, तभी वो कमा पाता है ना। हाँ, तो बैंक्स एडवांसेस लोन्स टू बिजनेसमैन, कंज्यूमर और फार्मर्स। किस किस को लोन देता है बैंक? बिजनेसमैन को, कंज्यूमर को और फार्मर को। यही इन्हीं तरीके के लोग होते हैं, एक बिजनेसमैन होता है, कंज्यूमर होता है, फार्मर होता है, और कोई अलग टाइप होता है तो बता देना, एक्सेट्रा, और भी कई सारे लोग होते हैं, एक्सेट्रा भैया इसने बता दिया कि और भी कई तरीके के लोग होते हैं, ठीक है। आप मेरे को बता देना और कौन से लोग होते हैं, ठीक है। पर याद रखना, सोच समझ के कमेंट करना कि वो बिजनेसमैन, मान के चलो आप बोलो कि वो जो समोसा वाला है वो बिजनेसमैन है, अच्छा वो जो स्टूडेंट है वो वो कंज्यूमर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यार, है ना। एडवांसेस समझते हैं, एडवांस क्या होता है। तो द बैंक ग्रांट एडवांस, बैंक ने एडवांस दिया ऑन द मोर्टगेज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स। अब समझना बहुत ध्यान से, एग्जाम्पल के थ्रू बहुत आसानी से समझा दूंगा। मान के चलिए आपको पैसे की ज़रूरत है, और आपको ज़रूरत है 25 लाख रुपए की, ठीक है, आपको ज़रूरत है 25 लाख रुपए की। अब आपके पास तो आप बैंक से लोन लेने गए, बैंक ने बोला कि भैया ठीक है 25 लाख हम आपको दे देंगे। आप करते क्या हो कि हम तो कुछ नहीं करते। अरे फिर कैसे दे देंगे, हम नहीं देंगे तुमको लोन। अरे भैया तुम जब कुछ करते ही नहीं हो। अरे नहीं हम बिजनेस खोलना चाहते हैं अपना। अच्छा, मतलब तो बैंक बोलेगा पहले तो आपका एक करंट अकाउंट खुलेगा, सबसे पहले बैंक यही बोलेगा आपसे ना, आपका भैया सबसे पहले करंट अकाउंट खुलेगा, ठीक है। बैंक फिर आप हाँ कर दोगे, ठीक है भैया हम हमारे बैंक से लोन ले रहे हो ना। वैसे तो आज के समय में ऐसा हो गया है कि करंट आप कहीं से भी लोन ले सकते हो, मतलब अब जो टेक्नोलॉजी जो आ रही है ना वो ऐसी आ रही है कि आपका मान के चलो अकाउंट SBI में है तो आप जाके बैंक ऑफ बड़ौदा से भी लोन ले सकते हो। आजकल ऐसी फैसिलिटी आ रही है, पर मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि हम 25 लाख रुपए हमारे पास, हमको ज़रूरत है, हमको बिजनेस अपना शुरू करना है, पर हमारे पास है नहीं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो फिर बैंक बोलेगा भाई आप कुछ गिरवी रखो, मोर्टगेज, आप कुछ गिरवी रखो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप अपनी प्रॉपर्टी का या कुछ और आप गिरवी रख दोगे, जमीन ममीन घर मर, ये सब सारी चीजें जाती हैं। क्यों गिरवी रख दोगे? क्योंकि आपको पैसा चाहिए, है ना। तो द बैंक ग्रांट्स एडवांसेस, तो बैंक आपको एडवांस पैसा दे देगा, है ना, ऑन द मोर्टेज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स, पर आपके प्रॉपर्टी के कागजात, आपकी जमीन या फिर कोई कुछ भी चीजें वो आप रखवा लेगा और आपको पैसा दे देगा। मान के चलिए आपकी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो वो आपको 25 लाख रुपए फिर तो आसानी से दे देगा, है ना। तो ऐसा इस तरीके से काम होता है एडवांसेस में, ठीक है ना। इस तरीके से काम होता है कहां पर? एडवांसेस में, ठीक है। अब मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया, अब आगे जाएंगे ना तो और क्लियर होता जाएगा, ठीक है। चलो, अब पहला पॉइंट है ओवरड्राफ्ट। भैया ओवरड्राफ्ट क्या होता है ये भी बता दो, है ना। ये एडवांसेस समझाऊंगा, अभी टेंशन मत लेना, है ना। एडवांसेस में क्या क्या आता है वो मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। बस अभी इतना समझ लेना कि बैंक के पास कोई गया, ठीक है ना, और उसको पैसा चाहिए, है ना, पर उसकी सैलरी मिलेरी नहीं है, इस हिसाब से समझो, सैलरी मिलेरी नहीं है और वो कोई बड़ा अमाउंट ले रहा है तो उसको फिर मोर्टगेज देनी होगी, है ना, मतलब कुछ ना कुछ गिरवी रखना होगा। क्लियर है ये वाली बात?
चलिए अब मैं आपको ओवरड्राफ्ट समझाता हूँ। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ठीक है ना। इट इज अ टेम्परेरी लोन, ये एक टेम्परेरी लोन होता है, ग्रांटेड बाय द बैंक, बैंक देता है टू इट्स कस्टमर, कस्टमर को। अंडर दिस अरेंजमेंट द कस्टमर इज अलाउड टू ओवरड्रॉ on his account unto a specified limit and on an agreed period। अब देखो ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी किस किस को मिलती है मैं आपको बता देता हूं। देखो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ज्यादातर वैसे बैंक किसी को भी दे सकता है, ये भी आप समझ लो। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बैंक किसी को भी दे सकता है। मान के चलो बैंक के यहाँ कोई एम्प्लॉय काम करता है तो वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी उसको भी दे सकता है। हाँ ये कुछ जगह है, कुछ जगह बैंक देते हैं, है ना। तो बैंक टू बैंक वेरी करता है। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, मैं बार बार बोल रहा हूं बैंक टू बैंक वेरी करता है। आपको लग रहा होगा कि आरबीआई भी तो बैठा हुआ है। देखिए आरबीआई का काम है रूल बनाना और उसको फॉलो कराना, ठीक है ना। पर बैंक जो है, जब बैंक काम करता है तो वो एक ऑटोनॉमस बॉडी हो जाता है। जब बैंक काम करता है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस तो लगे रहते हैं बैंक पर कुछ में बैंक फ्री होता है कुछ भी करने के लिए, ठीक है ना। जैसे कि ओवरड्राफ्ट मोस्टली मैं आपको बता दूं, मतलब 70% 80% बिजनेसमैन को ही दिया जाता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ठीक है ना। तो ये एक टेम्परेरी लोन लेता है, ये कुछ टाइम के लिए दिया जाता है। मतलब मोस्टली मैंने जो देखा है वो 1 या 2 दिन के लिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ली जाती है। ओवरड्राफ्ट इसमें क्या इकट्ठा पैसा बैंक दे देता है आपको। मतलब मान के चलो आपको 20,000 की जरूरत है तो बैंक ने आपको 20,000 दे दिया, कल आपने वापस कर दिया, तो इसमें इंटरेस्ट मिलता है काफी अच्छा बैंक को। हाँ इससे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी से अच्छा इंटरेस्ट कमाता है बैंक, क्योंकि आपको जरूरत होती है और जब आपको किसी चीज की जरूरत होती है तब आपका हर कोई फायदा उठाना चाहता है समझ रहे हो ना, एक तरीके से हकीकत है ना। तो इसको आप ज्यादा उसमें दिल पे मत लेना, पर मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, है ना। तो इट इज अ टेम्पररी लोन ग्रांटेड बाय द बैंक टू इट्स कस्टमर। अंडर दिस अरेंजमेंट द कस्टमर इज अलाउड टू ओवरड्रॉ ऑन हिज अकाउंट अनटू अ स्पेसिफाइड लिमिट, एक लिमिट, एंड फॉर एन एग्रीड पीरियड, ठीक है ना। आप तो ये तो मैंने आपको समझा दिया, पर मैंने आपको और भी कई सारी बातें बता दी कि ये 1 या 2 दिन के लिए हो सकता है, कुछ ज़्यादा दिन के लिए भी हो सकता है। तो ये बैंक पर डिपेंड करता है, बैंक इंटरेस्ट कितना लेगा ये भी बैंक पर डिपेंड करता है ना। ओवरड्राफ्ट एक तरीके से लोन है, पर ये बहुत कम दिनों का होता है ना। इसमें एक लिमिट रहती है, मतलब ज़्यादा दिनों का नहीं होता, ये बहुत क्विकली कोई भी उठाता है ना तो उसको तुरंत वापस कर देता है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा लगाता है बैंक कमाता ज़्यादा है ओवरड्राफ्ट से, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, कैश क्रेडिट समझते हैं। कैश क्रेडिट क्या होता है, चलिए। इट इज एन अरेंजमेंट अंडर विच अ बैंकर्स अलाउज हिज कस्टमर। यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो मैंने आपको अपना नंबर दे रखा है डिस्क्रिप्शन और कमेंट कॉलम में, तो वहां से आप मेरे को कॉल करके बता सकते हैं या फिर आप कमेंट कॉलम में कमेंट भी कर सकते हैं। कैश क्रेडिट समझ लेते हैं। इट इज एन अरेंजमेंट अंडर विच अ बैंकर allows his customer to borrow money up to a specified limit. It is a granted against either a bond of creditor certain other securities। तो अभी मैंने आपको एडवांसेस के बारे में बताया था एडवांसेस के बारे में, ये एडवांसेस के मैंने बारे में आपको बताया था। अब समझना बहुत अच्छे से, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि आज जो आप वीडियो देख रहे हैं उसको सुनना बहुत जरूरी है अच्छे से, ठीक है। अब कैश क्रेडिट क्या होता है समझो। कैश क्रेडिट एडवांस होता है, मतलब एडवांस जो आपने लोन एंड एडवांसेस पढ़ा है ना, तो एडवांसेस जो है ना वो कैश क्रेडिट ही है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कैश क्रेडिट, पहली बात एक अकाउंट है ना, ये अकाउंट होता है कैश क्रेडिट। किसको मिलता है कैश क्रेडिट? क्या एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैश क्रेडिट ले सकता है? नहीं ले सकता गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सिर्फ बिजनेसमैन कैश क्रेडिट अकाउंट खोलता है बैंक, ठीक है। कैश क्रेडिट अकाउंट कौन खोलता है? बैंक खोलता है, किसका? बिजनेसमैन का। क्लियर? चलो अब क्या होता है इसमें, अब पढ़ते हैं। इट इज एन अरेंजमेंट अंडर विच अ बैंकर्स अलाउज हिज कस्टमर टू बोरो मनी। अब इससे क्या होता है, कैश क्रेडिट में बैंक कस्टमर को लोन देता है, ठीक है। इट इज अ ग्रांटेड अगेंस्ट आइदर अ बॉन्ड ऑफ क्रेडिटर सर्टेन अदर सिक्योरिटी। अब आपको ये लग रहा होगा यार ये तो उसी तरीके का काम हो गया ना कैश क्रेडिट में कि लोन देता है, तो फिर कैश क्रेडिट क्यों बोल रहे हैं? लोन ही तो है एक तरीके का। नहीं, इसमें क्या होता है आप समझ लेना। देखो बुकों में जो बुक्स में लिखा है ना वो पूरी लैंग्वेज
आप ये समझ लीजिए कि आउटडेटेड लिखी हुई है, पुरानी लिखी हुई है, पर आज के कॉन्टेक्स्ट में बैंक ने थोड़ा से चेंजेस किए हैं, तो मैं उन चेंजेस को साथ में इंक्लूड करके आपको बता रहा हूँ। अब सुनना बहुत ध्यान से। देखो, फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक फार्मा का बिजनेस चालू करना है, फार्मा मतलब मेडिसिन का बिजनेस चालू करना है, और मुझे 25 लाख रुपए की ज़रूरत है। ठीक है, सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से। 25 लाख रुपए की मेरे को ज़रूरत है, और मैंने बैंक से बोला, हे बैंक, मैं एक बिजनेस अपना स्टार्ट करना चाहता हूँ फार्मा का, ये मेरा काम है और मेरे को पैसा चाहिए। तो वो कहेंगे आपका करंट अकाउंट है ही, मैं एक छोटा सा बिजनेस ऑलरेडी करता हूँ, ठीक है ना, आपका करंट अकाउंट है तो आप लोन ले लो। तो मैं नहीं, मैंने कहा लोन नहीं लूंगा, क्योंकि मैं बताऊंगा अभी आपको, कारण बताऊंगा कि मैं लोन क्यों नहीं ले रहा हूँ, मैं कैश क्रेडिट क्यों ले रहा हूँ, मैं आपको कारण बताऊंगा अभी। सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से, सुनते रहना बस। तो बैंक बोलेगा कि आप एक काम करो, लोन ले लो। मैं मना कर दूंगा लोन का। क्यों मना करूंगा ये आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है। तो मैंने बैंक से मना कर दिया, भैया लोन नहीं चाहिए। तो बैंक बोलेगा एक काम करो, आपके पास कुछ गिरवी रखने को है। मैंने कहा हाँ है, हमारे पास ज़मीन है गिरवी रखने को। तो वो ज़मीन कितने की है, जब बैंक बोलेगा, तो मैंने बोला वो ज़मीन जो है वो 2 करोड़ रुपए की है। तो बैंक बोला कि भैया ठीक है, आप एक काम करो, गिरवी रख दो और हम आपको 25 लाख रुपए दे देंगे। हम आपका एक कैश क्रेडिट अकाउंट खोलेंगे और उसमें 25 लाख रुपए डाल देंगे, ऐसा बैंक बोलेगा, ठीक है ना। अब उसने क्या किया, उसने प्रॉपर्टी के पेपर्स रख लिए जो 2 करोड़ की थी, तभी वो आपको 25 लाख का लोन देगा। मतलब ऐसा पक्का नहीं है कि अगर आपको 25 लाख का लोन चाहिए तो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी रखवानी पड़ेगी, ऐसा पक्का नहीं है। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, वो बैंक टू बैंक वेरी करता है, बैंक डिसाइड करता है कि आपको कितना वो कैश क्रेडिट देगा, कितना वो लोन देगा। क्लियर ना। तो अब ये चीज मैंने क्यों की, मैंने लोन क्यों नहीं लिया और मैंने अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख दी, मैंने ऐसा क्यों किया। अब इसके पीछे कारण है, जब मैं लोन लूंगा तो लोन पूरा का पूरा मेरे अकाउंट में आएगा, सही है। मैंने मान के चलिए 25 लाख का लोन लिया, तो 25 लाख पे 10-12% इंटरेस्ट भी तो लगेगा, लगेगा कि नहीं, लगेगा ना। पर कैश क्रेडिट में ऐसा नहीं होता। कैश क्रेडिट में आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है, ट्रू, पर आप जैसे ही निकालते हो, देखना, सुनना मेरी बात को, दोनों बातों को बहुत ध्यान सुनना। लोन में जब लोन लेते हो आप, तो आपको पूरे 25 लाख पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, फिर आप चाहे उसे निकालो मत निकालो, अकाउंट में पड़े रहने दो, पर जैसे ही आपका लोन सैंक्शन होता है पूरे 25 लाख पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। पर कैश क्रेडिट में ऐसा होता है कि 25 लाख अकाउंट में तो आ जाते हैं। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, 1 लाख का कैश क्रेडिट भी हो सकता है, ठीक है ना। तो एग्जांपल से समझा रहा हूं, है ना, इसलिए ये मत समझना कि 25 लाख का कैश क्रेडिट हो सकता है, ठीक है ना। हाँ ठीक है। तो कैश क्रेडिट 25 लाख का लिया, है ना, 25 लाख अकाउंट में आ गए। अब मैं जैसे ही निकालूंगा वैसे ही इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। मान के चलो मैंने 2,000 रुपए निकाले, ठीक है, निकाले, तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा, समझ रहे हो, वो 2,000 पे इंटरेस्ट लगेगा, पूरे 25,000 पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, 25 लाख पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है ना। अब मान के चलो मैंने वो 2,000 अगले दिन ही डिपॉजिट कर दिए, तो बस इंटरेस्ट वो एक दिन के हिसाब से लग गया 2,000 पे। अब मान के चलो उन 25 लाख रुपए से जो कैश क्रेडिट अकाउंट था उसमें से मैंने 5 लाख रुपए निकाले, तो उन 5 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा, और फिर मैंने अगले दिन जमा कर दिए तो फिर वो वैसे ही हो जाएगा जैसे था, वापस से हमने जमा कर। तो ये एक फायदा मिलता है किसको, बिजनेसमैन को, है ना, कैश क्रेडिट अकाउंट खुलवाने का। और कैश क्रेडिट क्या है, एक तरीके से एडवांसेस है, एक तरीके से लोन है, पर इसमें होता क्या है कि इसमें पूरे अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, ब्याज नहीं देना पड़ता। आप जितना बैंक अकाउंट में आपके पड़ा है, जितना आप बाहर निकालते हो बैंक अकाउंट से, सिर्फ आपको उस पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, और आप जमा कर देते हो तो कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल और जोड़ रहा हूं इसी के साथ साथ, आपने कैश क्रेडिट लिया 25 लाख का, ठीक है ना, और हर साल इसको चेंज करवाना पड़ता है, हर साल इसको अपडेट कराना पड़ता है आपको, ठीक है ना, ये भी बता दूं मैं आपको आज के मतलब प्रेजेंट के हिसाब से। तो आपने 25 लाख का लिया, अब मान के चलो आपने 9-10 महीने तक वो पैसा ही नहीं निकाला, तो इसमें तो बैंक का एक तरीके से लॉस ही हुआ ना, क्योंकि आपके अकाउंट में 25 लाख रुपए पड़े हुए हैं, आप निकाल ही नहीं रहे, उन्हें निकाल ही नहीं रहे, तो मतलब आपका तो कोई काम ही नहीं चल रहा है ना, तभी तो आप नहीं निकाल रहे, है ना। तो अब इसमें क्या हुआ कि ना तो बैंक को कोई फायदा हुआ, क्यों, क्योंकि आपने तो पैसा ही नहीं निकाला। अब जब आप पैसा निकालोगे तभी तो बैंक चार्ज करेगा इंटरेस्ट, और बैंक का पैसा भी फालतू पड़ा हुआ है 25 लाख रुपए। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और लोन में क्या होता है, जब हम लोन लेते हैं तो उसमें पूरे पे हमको पैसा देना पड़ता है, पूरी चीज पे। क्लियर हो गई यहां तक बात, आई होप कि कैश क्रेडिट आपको क्लियर हो गया होगा यहां तक।
अब हम बात करते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स की। देखो मैं आपको शुरू करने से पहले डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज शुरू करने से पहले आपको एक बात बता देता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, कि ये जो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज है बहुत बड़ी डीलिंग होती है। ये मतलब करोड़ों में डीलिंग होती है, लाख में डीलिंग नहीं होती, बहुत कम ऐसा देखा गया है, करोड़ों में डीलिंग होती है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज की। ठीक है ना, क्या होता है पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं एक एग्जाम्पल से आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा। ठीक है, commercial bank undertake to discount the bills of exchange receivable by their customer or the seller draw a bill gets money immediately and the bank earn a profit of discount। चलो भैया आपने पढ़ लिया, आप लिख लेना, ठीक है ना, पर हम डायरेक्ट पहुंच रहे हैं एग्जाम्पल से और एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, देखो ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, अभी इसको मैं समझाऊंगा तो सब समझ में आ जाएगा। अभी तो सब ऐसा लग रहा हो खिचड़ी पक रही है ना, हाँ तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स एक तरीके से खिचड़ी है, सुनना समझना। एमआरएफ, एमआरएफ क्या है भैया? एमआरएफ वो बैट नहीं जिससे सचिन खेलते थे पहले, सचिन तेंदुलकर, वो बैट की बात नहीं कर रहा मैं, एमआरएफ टायर बनाता है। ठीक है ना, तो एमआरएफ ने टायर बनाया और एमआरएफ का जो टायर है आपने देखा होगा टाटा मोटर्स की गाड़ी पे, जैसे कि नेक्सन एक गाड़ी हो गई है ना, उसमें एमआरएफ का टायर रहता है ना। तो मान के चलो एमआरएफ ने टायर बनाए और टाटा मोटर्स को दे दिए, जाओ भाई लगा लो टायर, लगा लो हम अपनी गाड़ियों में, उन्होंने लगा लिए। फिर एमआरएफ ने एक बिल बेचा 100 करोड़ रुपए का। एमआरएफ ने बोला ये टाटा मोटर्स, हमने जो आपको टायर दिए थे उनका ये बिल है, पैसा दे दो। अब यार एक बात बताओ, टाटा मोटर्स ने तो अभी सिर्फ टायर लगाए, उनकी कार थोड़ी बिक गई, यहाँ पे तो इसका टायर बिका है इसलिए ये पैसा मांग रहा है, पर इनकी थोड़ी कार बिकी है अभी तो सिर्फ टायर लगे हैं कार में। तो इन्होंने बोला अरे भाई रुको, ये वाली लाइन, अरे भाई रुको, एक महीना रुको, बिल आफ्टर 30 days, एक महीना रुको जरा, एक दो कार बिक जाने दो, कुछ पैसा कमा लेने दो, उसके बाद हम आपका पेमेंट करते हैं। टाटा मोटर्स ने ऐसा बोला और बोला एक महीने बाद ले लेना, ठीक है, ऐसा बोल दिया। ठीक है, पर हुआ क्या, एमआरएफ को जरूरत पड़ गई 2 दिन बाद। एक बात बता दूं, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन करते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, ठीक है ना, मैंने पहले ही बता दिया था स्टार्टिंग में। तो एमआरएफ को जरूरत पड़ गई 2 दिन बाद काफी ज्यादा पैसे की, एमआरएफ को जरूरत पड़ गई 90 करोड़ रुपए की 2 दिन बाद। ठीक है ना, अब क्या हुआ, वो जो बिल था, ठीक है ना, वो जो बिल था, ये 100 करोड़ का जो बिल था, इसको लेके गए ये किसके पास, एसबीआई के पास। ठीक है ना, ये लेके गए किसके पास, एसबीआई के पास, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास। कोई और बैंक भी देता है भाई, ये मत समझ लेना कि कोई और बैंक नहीं देता, कोई और बैंक भी देता है, अभी मैंने एग्जांपल के हिसाब से लिया है एसबीआई। ठीक है, तो अब ये बिल जो लेके गए एसबीआई के पास, अब क्या हुआ भैया, एसबीआई से बोला कि भैया हमको ना 90 करोड़ रुपए की ज़रूरत है और आप 90 करोड़ हमको दे दो। तो एसबीआई बोला भैया 90 करोड़ तो दे देंगे, बहुत बड़ी रकम है, पर गारंटी क्या है, हमको कहाँ से देगा, हमें कौन देगा पैसा? अरे तो हम आपको बिल दे रहे हैं, ये 1 महीने बाद टाटा मोटर्स से ले लेना आप, ये टाटा मोटर्स देगा, हमको देने वाला है, तो ये आपको डायरेक्ट दे देगा, आप हमको 90 करोड़ का पेमेंट कर दो। बोलो 100 करोड़ का, ये 100 करोड़ लेने आए थे, सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से, 100 करोड़ लेने आए थे, 90 नहीं, 100 करोड़ याद रखना, ठीक है ना, 100 करोड़। तो बैंक ये बोला, देखो सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से, एसबीआई क्या बोला कि हम आपको 100 करोड़ दे देंगे, तो हमारा फायदा क्या? देखो सुनना मेरी बात को, 100 करोड़ का बिल है और टाटा मोटर्स भी हमको 100 करोड़ देगा, और हम आपको जो 100 करोड़ अभी दे रहे हैं उस पर हमको इंटरेस्ट तो चाहिए ना, वो इंटरेस्ट क्या दोगे? तो वो बोले एमआरएफ वाले, भैया हमारे पास अभी तो कुछ नहीं है इंटरेस्ट देने को। तो उन्होंने बोला हम एक काम करते हैं, एसबीआई वालों ने, कि हम आपको 100 करोड़ नहीं, हम आपको 90 करोड़ का लोन देंगे। ठीक है, और एमआरएफ वाले तुरंत मान गए, क्योंकि जब आदमी को ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है तुरंत, तो वो मान जाता है तुरंत, है ना। तो एमआरएफ को ज़रूरत थी इसलिए वो 90 करोड़ में मान गए। अब इसमें एसबीआई को कितने का फायदा हो गया, 10 करोड़ का, क्योंकि ये जो बिल था, इसमें बिल में थोड़ी 90 करोड़ हुए, नहीं, ये बिल किसके पास पहुंच गया, एसबीआई के पास पहुंच गया ना। और अब एसबीआई क्या करेगा, 1 महीने बाद टाटा मोटर्स के पास जाएगा और बोलेगा हे टाटा मोटर्स, आप जो पैसा एमआरएफ को देने वाले थे वो हमको दे दो। अब जैसे ही टाटा मोटर्स एसबीआई को पेमेंट कर देगा, तो एसबीआई के पास कितने आ गए,
100 करोड़ रुपए, पर एसबीआई ने दिए कितने थे? 90 करोड़ रुपए। तो 10 करोड़ का फायदा किसको हुआ? एसबीआई को। तो ये जो पूरी प्रोसेस थी इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। अब हम पढ़ते हैं, अब हमको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और यदि आपको समझ में ना आया हो तो एक बार पीछे फिर से स्किप करके, मतलब थोड़ा पीछे करके वीडियो को फिर से देखना तो एग्जांपल समझ में आ जाएगा, ठीक है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल समझो। कमर्शियल बैंक क्या करता है? अंडरटेक टू डिस्काउंट देता है द बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिसीवेबल बाय देयर कस्टमर, जो रिसीव करता है उस पर, ठीक है ना। अब डायरेक्ट यहां पे आओ। द सेलर ड्रॉ अ बिल गेट्स मनी इमीडिएटली, मतलब क्या होता है? किसी को एक को पैसा जल्दी चाहिए होता है, एट द बैंक अर्न प्रॉफिट एट डिस्काउंट, और बैंक क्या करता है? डिस्काउंट करके पैसा कमा लेता है। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको पूरा समझा दिया है। आप चाहें तो आप ये एग्जाम्पल कहां पर लिख सकते हैं? आपकी कॉपी पे भी लिख सकते हैं, बोर्ड की कॉपी पे भी और आपकी कॉलेज की कॉपी पे भी, ठीक है ना। चलिए अब हम सेकेंडरी और सब्सिडियरी फंक्शंस और पढ़ लेते हैं और फिर वीडियो को करते हैं एंड, ठीक है। चलिए, सेकेंडरी एंड सब्सिडियरी फंक्शंस एजेंसी फंक्शंस होते हैं, ठीक है ना। अगर ये डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज यदि आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से पीछे कर लेना, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत शांति से आराम से समझाया है, बस सुनना बहुत जरूरी था, ठीक है ना। अब एजेंसी फंक्शन समझते हैं कुछ, ठीक है ना। ओके, बैंक्स ऑल्सो हेल्प देयर कस्टमर टू गेट रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। देखो बैंक आपका किसमें हेल्प करता है? आपको इनकम टैक्स का पैसा भरने में भी हेल्प करता है, ठीक है। बैंक डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग शेयर एंड डिवेंचर, मतलब जैसे आपको शेयर्स खरीदना है, डिवेंचर खरीदना है ना, आपको कहीं पैसा लगाना है तो उसमें भी वो आपको मदद करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, वो डीमैट अकाउंट खुलवाता है ट्रेडिंग करने के लिए, तो ये एक बात हो गई, ठीक है ना। ये एक फंक्शन हो गया, सिंपल है, सिंपल लाइन है तो आप इजीली लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना, इसलिए ज़्यादा डिफाइन नहीं कर रहा। जहाँ जरूरत होती है वहाँ मैं अच्छे से करता हूँ। मिसलीनियस फंक्शन समझ लेते हैं और अदर फंक्शंस। देखिए काम बैंक के बहुत सारे होते हैं, हमको आज तक क्या पता था? लोन देता है, डिपॉजिट लेता है, लोन देता है, डिपॉजिट लेता है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी। द बैंक ऑल्सो एडवाइज देयर कस्टमर रिगार्डिंग सुटेबल चैनल फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ देयर मनी। अभी जैसे सरकारी बैंक तो कुछ कुछ सरकारी बैंक बताते हैं कि भैया आप यहाँ भी इन्वेस्ट कर दो, वहाँ भी इन्वेस्ट कर दो, पर प्राइवेट बैंक तो आपको बताता ही रहता है हमेशा कि भाई ये म्यूचुअल फंड आया है, इसमें इन्वेस्ट कर दो, ये एक नई स्कीम आई है, इसमें इन्वेस्ट कर दो। तो बैंक ऑल्सो प्रोवाइड देयर कस्टमर रिगार्डिंग सुटेबल चैनल फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ देयर मनी, इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये नई नई पॉलिसीज लाते रहते हैं और आपका पैसा इन्वेस्ट कराते रहते हैं, जरूरी भी है, अच्छा भी है, ठीक है। गिविंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द कस्टमर, और ये एक फाइनेंशियल पोजीशन जो कस्टमर की चल रही होती है उसकी भी एक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोन लेने गए, ठीक है ना, और आपने पहले कोई लोन लिया था उसको चुकाया नहीं, तो फिर आपको बैंक थोड़ी लोन देगा। ये बात एकदम सही है, क्योंकि बैंक के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है, वो उसको कहते हैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। वो मैं कभी पढ़ाऊंगा, जब मैं कभी पूरी बैंकिंग की क्लास लूंगा ना, ये आपके बैंक में जाने के लिए, तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो गिविंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कस्टमर, तो बैंक आपको एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी देता है कि भैया आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, ठीक है ना, इसके बारे में भी। रिसीविंग द वैल्यूएबल ऑर्नामेंट्स, ज्वेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स, तो मैंने आपको बताया था कि लॉकर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, तो उनमें लॉकरों में ही रखे जाते हैं ये सब कहने, कि चोरियों का डर होता है ना जिस जगह पर, वहां पर बैंक में ही सुरक्षित समझते हैं और बैंक में ही फिर रख देते हैं इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट द वीडियो, ये था फंक्शन ऑफ बैंक्स। मेरे को लगता है जिसने भी ये वीडियो देखा होगा डेफिनेटली उसको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी और वो काफ़ी कुछ समझ चुका होगा बैंकिंग के बारे में, कि बैंकिंग किस तरीके से काम करता है, बैंक किस तरीके से काम करता है। ये एडवांसेस थे, मैंने एडवांसेस और लोन्स के बारे में आपको बता दिया। लोन आप समझते हैं, लोन एक सिंपल सी चीज़ है, लोन आप समझते हैं। एडवांसेस, ओवरड्राफ्ट, इसमें थोड़ी सी डाउट था, तो ये सब मैंने आपको क्लियर कर दिया। कमर्शियल बैंक, फिक्स डिपॉजिट, करंट अकाउंट। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों में, क्योंकि उनको भी पता चले कि हमने फंक्शन ऑफ बैंक्स जहाँ से भी पढ़ा वो बहुत शानदार तरीके से पढ़ा। और अब आपको, यदि आप इस वीडियो को देख लेते हो, इस वीडियो के साथ साथ नोट्स बना लेते हो, तो आपको डेफिनेटली कभी और ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी और की वीडियो अटेंड करने के लिए फंक्शन ऑफ बैंक्स से रिलेटेड, है ना। मतलब ये सिर्फ मैं कॉलेज और स्कूल्स की बात कर रहा हूँ, है ना। ओके, थैंक यू सो मच इस पूरा वीडियो को देखने के लिए।